बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग एनएमडी कैट बायोलॉजी के फ्री लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं और उसके साथ साथ इंशाल्लाह इसका टेस्ट सेशन तो ये 24 तारीख से शुरू होना था। तो आज इसका पहला फ्री लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ जो ए सेलुलर लाइफ वैरायटी ऑफ लाइफ यानी कि वायरसेस से रिलेटेड है। सो इसमें जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक है हमारी एफएससी की और उसके साथ साथ जो फेडरल की बुक है उन दोनों को मिलाकर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वायरसेस से रिलेटेड जो आप लोगों के 100% सिलेबस से अकॉर्डिंग होंगी वो इंशाल्लाह हम लोग इसमें सारी की सारी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा से नोट करवा दूं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनके लिए ये व्हाट्सएप का नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और इंशाल्लाह ये एक वीक का हमने फ्री टेस्ट सेशन प्लस फ्री लेक्चर्स ये आप लोगों को, ये मैंने एक पूरी वीडियो बनाकर एक्सप्लेन किया था जो कि प्रीवियस वीडियोस है मेरी, उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल सकती है। मैं उसका भी लिंक इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना था और उसकी पिक को इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना था अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। सो ये सेपरेट ग्रुप है, गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है बॉयज का, इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी इसको एज सब्सक्राइबर ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों को मटेरियल मिल सकता है, बहुत सारी चीजें अपडेट की फॉर्म में वहां पर आपको मिल सकती हैं। तो आप मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से। इसके अलावा मेरा बायोलॉजी का ग्रुप जो है फेसबुक के ऊपर जिसमें मैं पीडीएफ का मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, वो भी आप लोग नोट कर लें। उसका ऑल अबाउट बायोलॉजी, लेकिन उसका नाम है बायोलॉजी विद आमिर। तो ये कुछ डिटेल मैंने आपको बताई थी जो स्पेशली जो पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको जी इंशाल्लाह ये वायरसेस का लेक्चर जो स्टार्ट करता हूँ और उसमें आप एक कॉपी पेंसिल स्पेशली पास रख लें या डेफिनेटली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर इसको दोबारा से देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो हम चलते हैं जी इस डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नंबर 1, आपको पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेजर चीजें वायरसेस के अंदर से डिस्कस करनी है या याद करनी है। वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस जिसमें स्पेशली उनकी जो क्लासिफिकेशन आती है, और आखिर पर फिर वायरल डिजीजेस जो हैं वो आप लोगों को इसमें 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें स्पेशली फिर एड्स को आपने डिस्कस करना होगा या उसको स्टडी करना होगा। तो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो फेडरल की बुक के अंदर मेजर नेम्स हमें मिलते हैं, उसमें नंबर 1 नेम आपको मिलेगा जी एडवर्ड जेनर का। अब इस एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, कि वैक्सीनेशन की डिस्कवरी इसी बंदे ने की थी। सो इसको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो एडिशनली आप अपने माइंड में रखेंगे। सो पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, बट कि वैक्सीन का नेम नहीं इसने दिया था, बट वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है और वैक्सीन जो है वो इसने डिस्कवर की। अब इसकी बाकी की डिटेल इंशाल्लाह पीडीएफ के अंदर आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूं, और उसके अलावा गूगल क्लासरूम ऐप वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसका भी स्टूडेंट बन के आप लोगों को ये मटेरियल वहां पे भी मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो पीडीएफ है वो आप लोगों को, जो मेरा ग्रुप है बायोलॉजी का ऑन फेसबुक, उसके अंदर भी आपको ये मटेरियल मिल सकता है। तो इसकी बाकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा नाम जो आप लोग याद रखेंगे वो है लुइस पास्चर का नेम। तो आप लोगों ने स्पेशली डेट्स जरूर याद रख लेनी है। जो एडवर्ड जेनर की डेट है, देखें उसका जो पीरियड है वो 1749 से 1823 है, बट उसका जो वर्किंग पीरियड है वो है 1796। इसी तरह से लुइस पास्चर की बात करेंगे तो 1822 से लेकर 1895 तक इसका लाइफ पीरियड है, लेकिन इसका जो वर्क था वो स्पेशली 1880s के अंदर हमें ज्यादा मिलता है। सो पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं और जो लुइस पास्चर है उसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी दोनों का फादर कह सकते हैं। सो बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, और इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट। तो ये बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें लुइस पास्चर ने वर्किंग की, और इसी ने वैक्सीन को वैक्सीन नाम दिया था आफ्टर लेटिन वर्ड वैका जिसका मतलब था कौ। हालांकि वो वर्क उस वक्त कर रहा था किसके ऊपर, चिकन कॉलरा पर। सो उसने ये नाम क्यों दिया वैक्सीन, जस्ट टू गिव एन ऑनर टू एडवर्ड जेनर। तो इस वजह से ये भी बातें आप लोगों ने साथ साथ हिस्ट्री के हवाले से, डिस्कवरी के हवाले से माइंड में रखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट नेम जो आप लोगों को वायरसेस से रिलेट आपकी बुक में मिलेगा वो है चार्ल्स चैम्बरलैंड। और अगर इन केस आपको पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड वायरसेस, तो ये जेन में रख लें कि 2 नाम हमारे जेन में आते हैं। एनिमल वायरसेस के हवाले से नाम आता है चार्ल्स चैम्बरलैंड का,
इसने 1884 में डेवलपमेंट की थी किसकी, पोर्सिलेन फिल्टर्स की। और ये फिल्टर्स कौन से फिल्टर्स हैं, जिसमें से बैक्टीरिया तो अगर इन केस कहें तो पास नहीं होते, बट वायरसेस कैन पास। तो उसने फिर एक तरह से वायरसेस और बैक्टीरिया के साइज को भी स्टडी किया। सो फिल्टर वाज यूजफुल इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड्स स्पेशली। तो ये स्टेरिलाइजेशन के अंदर ये फिल्टर्स अब भी यूज होते हैं। तो ये डिस्कवरी किसकी थी, ये चार्ल्स चैम्बरलैंड की थी। तो वायरसेस की डिस्कवरी के साथ भी इसी का नाम आता है। अब वायरस कौन से वाला था वो भी आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है जी, रेब्डो वायरस था, जो कि रेबिस डिजीज काज करता है। तो ये भी आप लोगों ने स्पेशली इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना है जब आप लोगों को वायरसेस की डिस्कवरी याद करनी है। उसके अलावा जो डिस्कवरी के अंदर नंबर 4 नेम पर हमारे पास ये लिस्ट में नंबर 4 आता है, वो है आइवानोस्की का नाम। सो 1892। अब देखें, प्लांट वायरसेस की डिस्कवरी अगर कहा जाएगा तो इसी ने की। लेकिन अगर इन केस आपको जनरल पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड वायरसेस, और उसमें ऑप्शंस के अंदर आपके पास इसका भी नेम होता है इवानोस्की का, और उसके साथ साथ चार्ल्स चैम्बरलैंड, तो फिर हम चैम्बरलैंड को करेंगे। वाई, बिकॉज उसने काम 1884 में किया और इसने उसके तकरीबन 8 साल के बाद ये काम किया। काम तकरीबन सेम था, फिल्ट्रेबल वायरसेस को ही इसने डिस्कवर किया, बट कौन से वाले वायरस को, टोबैको मोज़ैक वायरस विच इज अ प्लांट वायरस। तो दैट्स व्हाई प्लांट वायरसेस की डिस्कवरी अगर आपसे पूछी जाएगी तो इवानोस्की ने, और एनिमल वायरसेस की पूछी जाए तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। लास्ट नेम जो हमारे पास आता है वो है W.N. स्टेनले, पूरा नाम आपको लिखा नजर आ रहा है उसका, सो वेंडल मेरेडिथ स्टेनले। इसने क्या किया जी, बहुत इंपॉर्टेंट काम क्रिस्टलाइजेशन वायरसेस की अगर हम कहेंगे तो किसने की थी, इसी बंदे ने। सो ही क्रिस्टलाइज्ड वायरस टोबैको मोज़ैक वायरस को फर्स्ट टाइम इसने क्रिस्टलाइज करके ये चीज हमें बताई थी कि वायरसेस हैव नो लिविंग प्रॉपर्टीज आउट ऑफ द सेल। अगर आप लिविंग सेल के अंदर की बात करेंगे तो वायरसेस बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, सो दे हैव लिविंग प्रॉपर्टीज। बट जब आप सेल से बाहर की बात करते हैं तो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड। तो इसी वजह से ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम फादर ऑफ वायरोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो 3 अभी तक आपको नाम मैंने बताए फादर के हवाले से, फादर ऑफ जस्ट इम्यूनोलॉजी कहा जाएगा तो आप लोग नाम लेंगे एडवर्ड जेनर का, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्लस इम्यूनोलॉजी कहा जाएगा और एडवांस माइक्रोबायोलॉजी स्पेशली तो लुइस पास्टर, और फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाए तो फिर आप W.M. स्टेनले का नाम याद रख लें। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कवरी के हवाले से आपको माइंड में रखनी है। नंबर 2 चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की तरफ। अब देखें, ये हमारे पास एक फिगर है और इसमें आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक वायरस नेम लिखा हुआ है, एक वायरॉन लिखा हुआ है, एक विरुसॉइड्स लिखा हुआ है, इसी तरह से प्रायोन लिखा हुआ है और वायरॉइड लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस से रिलेट करके बोली जाती है। बट इनमें से अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन सी चीज वायरस नहीं है एज सच, तो फिर अगर आप वायरॉइड्स की बात करेंगे तो वो भी एज सच वायरसेस नहीं है और प्रायोन्स भी नहीं है। वाई, बिकॉज दे हैव जस्ट ओनली वन थिंग। वन थिंग का मतलब कंपोजिशन के अंदर कंप्लीट उनका स्ट्रक्चर नहीं होता। प्रायोन के पास सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, वायरॉइड्स के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। सो इस वजह से ये दो तो एज सच वायरसेस नहीं है। अब जो वायरसॉइड्स या विरुसॉइड्स इनकी बात करें तो ये भी किसी हद तक वायरॉइड्स के हवाले से ही रिलेट करके वर्ड बोला जाता है, which need help of a virus। तो इनको अपनी रेप्लिकेशन के लिए किसी वायरस की जरूरत होती है। वायरॉइड को जरूरत तो नहीं होती, लेकिन विरुसॉइड्स को वायरस की जरूरत होती है। लेकिन अगर इन केस कहा जाए तो वायरस असल में हम इन चार में, चार ऑप्शंस आ गई, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स, प्रायोन, वायरॉन। तो इनमें से पूछा गया कि कौन वायरस है, तो फिर हमारा आंसर होगा वायरॉन। अब यहीं से हम बात शुरू करेंगे जी। नंबर 1, वायरस क्या चीज है, पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन व्हिच कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल। सो वायरस वर्ड कहां से आया, विनोम से आया, पॉइजनस फ्लूइड इसका मतलब होता है। तो पास्ट नोशन क्या थी कि ये डिजीज काज कर सकते हैं, बट प्रेजेंट नोशन हमारे पास क्या है कि ये पार्टिकल्स हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड में एक चीज हो सकती है एक वक्त में, या तो सिर्फ आरएनए या सिर्फ डीएनए। इसी वजह से न्यूक्लिक एसिड की बेस पर हम वायरसेस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं मेजरली, एक आरएनए वायरसेस, एक डीएनए वायरसेस। ये इंशाल्लाह आगे क्लासिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वन है वायरॉन का टर्म। तो उसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल विच मे और मे नॉट कंटेन इनवेलप। अब मैच्योर होने का मतलब क्या होता है कि उसका हर स्ट्रक्चर यानी पूरा स्ट्रक्चर मुकम्मल बन चुका हो, और अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर कमी होगी तो वो इमैच्योर कहलाएगा। तो जब तक वह मैच्योर नहीं हो जाता हम उसको वायरॉन नहीं कहेंगे। इसी तरह से वायरॉइड क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ नेकेड आरएनए, और ये मोस्टली प्लांट सेल्स को इन्फेक्शन काज करता है। सो विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, जस्ट आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट वन, वायरोसॉइड्स या वायरोसॉइड्स। तो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी, इसी वजह से ये वायरॉइड की खास टाइप है। जैसे मैंने बताया, डिपेंडेंट ऑन वायरसेस फॉर एप्लीकेशन एंड इनकैप्सिडेशन।
तो इसके लिए वायरस की हेल्प की जरूरत है, इसको स्पेशली अपनी रेप्लिकेशन के लिए। लास्ट टर्म क्या जी, प्रायॉन्स, इसको भी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। सो लीस्ट अंडरस्टूड एंड रिसेंटली डिस्कवर्ड जो पार्टिकल है वो है प्रायॉन। सो वायरस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे आर नॉट वायरसेस। सो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रायॉन प्रोटीन है, इनकी प्रोटीन का भी नाम यही है। सो दीज इलोंगेटेड फिब्रल्स लाइक होते हैं, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी एग्रीगेशंस ऑफ द प्रोटीन दैट मेक्स अप द इन्फेक्शियस प्रायॉन। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन सी स्ट्रक्चर से रिलेट करके बेसिकली आपको शुरू पर पता होनी चाहिए। अब चलते हैं जरा जो वायरसेस का एक्चुअली स्ट्रक्चर की कंपोजिशन है, उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को ये दो शेप्स नजर आ रही हैं या दो तरह के वायरस, एक कौन से वाले, नहीं, नेकेड वायरॉन की एग्जांपल में मैंने बैक्टीरियोफेज की शक्ल आपको दिखाई है, और एक इनवेलप्ड वायरस है जिसमें HIV की एग्जांपल आपको दी जा सकती है। तो ये वायरॉन जो होता है ये इनवेलप्ड भी हो सकता है और नेकेड भी हो सकता है विदाउट इनवेलप, जिसको हम नॉन इनवेलप्ड कहते हैं। अब इसमें कैप्सिड क्या चीज है जी, प्रोटीन का कोड डेफिनेटली। जो DNA या RNA वो इसका जीनोम होता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सो इनवेलप इनके ऊपर होती है जो किस चीज की बनी हुई है ये भी अभी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। फिर इनवेलप के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं जो एम्बेडेड फॉर्म में हो सकती हैं, फिर एंजाइम्स इसमें हो सकते हैं, और RNA भी हो सकता है, और DNA में से कोई एक हो सकता है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब जरा इनके कंपोनेंट्स को जरा थोड़ा सा साथ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ वायरॉन का स्ट्रक्चर माइंड में रखते हुए। तो देखें, लेबलिंग आपको नजर आ रही है जी। इनवेलप, सबसे पहली चीज तो आपको सबसे बाहर इनवेलप मिल सकती है अगर इन केस वो इनवेलप वायरसेस हैं। फिर अंदर क्या होगा, उसका प्रोटीन जो कोट होगा। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर आते हुए नंबर 1, कोर। अब कोर क्या चीज है जी, इज इनर पार्ट ऑफ वायरॉन विच कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम एंड वेरियस प्रोटीन्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये ज़हन में रख लें कि कोर के हवाले से आपकी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बारे में मिलता है। ओनली जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है उसमें उसने आप लोगों को डेफिनेटली टेल के अंदर प्रोटीन कोर भी दिखाई हुई है। बट अगर कोर आपसे पूछा जाए कि तो उसमें क्या होता है, उसमें दो मेजर चीजें होती हैं। एक तो उसका जीनोम होता है, जीनोम में RNA भी हो सकता है और DNA भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, पीछे भी मैंने बता दिया। और उसके अलावा वेरियस प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। ये एंजाइम्स भी कोर का हिस्सा होते हैं, ये ज़हन में रख ले, ठीक है। और इसके अंदर स्पेशली जैसे आप HIV पढ़ते हैं तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया है या बताया गया है तो लिखा हुआ है वायरॉन एसोसिएटेड पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज क्या करेंगे, अगर इन केस आप कहेंगे जी RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है तो वो RNA की ही कॉपी बनाएगा, और अगर इन केस वो DNA डिपेंडेंट है तो फिर वो DNA से RNA बनाएगा। समटाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है तो वो RNA को DNA में चेंज करता है, जो कि रेट्रोवायरसेस के पास होता है। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं। लाइसोजाइम का आपने नाम पढ़ा हुआ है तो वो टेल के अंदर होता है बैक्टीरियोफेज में। तो इस तरह ये एंजाइम किस चीज का पार्ट होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ कोर। तो इसको कोर में हम रखेंगे, स्पेशली ये माइंड में रखिएगा, इससे रिलेट करके लास्ट टाइम भी PMC के अंदर क्वेश्चंस आए थे। दूसरी चीज जो आपने माइंड में रखनी है जो स्ट्रक्चर के हवाले से वो है कोड। अब कोड के अंदर क्या क्या आता है, सो इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ वायरल पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड एंड एनवेलप। तो कोड के अंदर हम सिर्फ कैप्सिड को नहीं रखते, हम एनवेलप को भी रख सकते हैं। कैप्सिड क्या चीज है जी, वो डेफिनेट शेप जो होती है किसी वायरसेस के हवाले से, स्पेशली वायरॉन की। तो वायरॉन की शेप को एनवेलप नहीं मेंटेन करती, वो कैप्सिड मेंटेन करता है। कि आपने HIV का लाइफ साइकिल पढ़ा होता है अपने सिलेबस के अंदर, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आपको वहां बताया जाता है कि एंटर कौन सी चीज होती है सेल के अंदर, तो वायरॉन एंटर होता है। इसका मतलब एनवेलप बाहर रहती है तो वायरॉन अगर एंटर होता है तो उसका कोड जो होता है उसकी शेप मेंटेन करेगा, डिटरमिन करेगा। और जो कैप्सिड वर्ड है वो फिर कैप्सोमियर भी उससे रिलेट करके वर्ड आता है। सो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स। अब ये कैप्सोमियर्स की तादाद आपने पढ़ी हुई है, स्पेसिफिक होती है, वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की। कैडिनो वायरसेस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है 252 के करीब होते हैं, फिर हर्पस वायरस के अंदर 162 के करीब होते हैं, और इसी तरह से पोलियो वायरस की इंफॉर्मेशन आपको फेडरल की बुक में मिलेगी जिसमें 32 कैप्सोमियर्स होते हैं। तो ये नंबर भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है न्यूक्लियोकैप्सिड की टर्म। तो न्यूक्लियोकैप्सिड हम किसके लिए, डेफिनेटली नाम से ही पता चल जाता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड को कोलेक्टिवली कहेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। इसका मतलब इसमें कौन नहीं आएगा, इसमें एनवेलप का कोई जिक्र नहीं होगा। नेक्स्ट वन है एनवेलप। अब ये क्या चीज है, अ फ्यू वायरसेस हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन। अब पहली बात तो ये लिपोप्रोटीन कंपोजिशन में याद रखना है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि अगर इन केस आपको लिपिड और प्रोटीन में से किसी एक को चूज करना पड़ गया, 4 ऑप्शंस थी और उसमें कहा गया कि इनवेलप इज मेजरली मेड अप ऑफ, मेजरली इसलिए लिखा गया क्योंकि किसी एक को अगर आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शंस में से,
तो फिर हम प्रोटीन को इग्नोर करके लिपिड को ज़हन में रखेंगे और ये बाई लेयर होती है। तो आप लोगों को अगर इनकेस देखेंगे ये वायरॉन के स्ट्रक्चर में जो एनवेलप की लेबलिंग है उसमें लिखा नजर आ रहा है लिपिड एनवेलप, यानी यहाँ प्रोटीन नहीं लिखा हुआ। बिकॉज प्रोटीन क्या होती हैं, वो ज्यादा किधर होती हैं, वो स्पाइक्स में होती हैं। ये जो स्पाइक्स होते हैं एनवेलप के ऊपर, प्रोजेक्शंस होती हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अब जब इंशाल्लाह एड्स के हवाले से हम बातें करेंगे तो उसमें फिर फर्दर इसकी आगे प्रोटीन का नाम आएगा, उनकी फर्दर डिटेल आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल याद रखना है कि एनवेलप लिपिड की बनी होती है और उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। तो इस तरह से जैसे लिखा हुआ है, सो विच इज डिराइव्ड। अब ये कहाँ से आती है, ये भी आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन। तो ये जो इसकी इन्वेलप होती है, ये इसका अपना ओरिजिनल मटेरियल नहीं होता किसी वायरस का, ये अपने होस्ट की मेम्ब्रेन से अपने ऊपर ये लेकर आते हैं या उसके ऊपर आती है। तो इस वजह से इसकी जो है वो ओरिजिन क्या है, इसकी डिराइव ये कहाँ से होती है। सो फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट and also contain virally encoded proteins. It is often covered with the glycoprotein spikes. ये कुछ होगी नहीं बातें स्ट्रक्चर के बारे में, मजीद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब जरा चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की तरफ। क्लासिफिकेशन में हमने ज्यादा जो बेस बनाना है वो चीजों में से सबसे पहली चीज क्या है, होस्ट। तो कई चीजों की बेस पर क्लासिफिकेशन है, होस्ट की बेस पर है, न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम की बेस पर है, फिर शेप की बेस पर होती है। तो अगर आप इन केस होस्ट की बेस पर कहेंगे तो बैक्टीरियोफेज नंबर 1 जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, यानी इनका होस्ट बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 2 प्लांट वायरसेस, मोर देन 2000 स्पीशीज टाइप्स ऑफ वायरल प्लांट डिजीजेस आर नोन। ये इंफॉर्मेशन फेडरल की बुक से मैंने आपको बताई है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई। तो कुछ एडिशनल बातें मैं फेडरल से जैसे आपको शुरू पे बता रहा था, तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो इनको नोट कर लें, इनको याद रख लें। तो 2000 टाइप्स ऑफ वायरल प्लांट डिजीजेस आर नोन। नेक्स्ट वन एनिमल वायरसेस के हवाले से कि दीज अकर एज पैरासाइट्स। तो मोस्टली एनिमल वायरसेस जो है वो एज अ पैरासाइट। वैसे भी वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया, दे कैन ऑलवेज ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल। इसी वजह से ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इनको हम लोग बोलते हैं। तो एनिमल वायरसेस मोस्टली क्या हैं, पैरासाइट्स हैं और डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन के हवाले से दूसरी चीज क्या है, कैप्सिड। अब इसको मैं शेप भी कह सकता हूँ, यानी कैप्सिड की बेस पर, शेप की बेस पर डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं हमारे पास। तो अगर इन केस आप मेजर टाइप्स की बात करेंगे, ये मैंने आपको जो 4 टाइप्स दिखाई हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर, ये मेजर टाइप्स हैं, जिसमें हेलिकल हैं, पॉलीहेड्रल हैं, स्फेरिकल हैं और कम्प्लेक्स हैं। जो हेलिकल है उसको रॉड शेप भी कहा जा सकता है, ये भी ज़हन में रख लें। और पॉलीहेड्रल को क्यूबिकल शेप भी कहा जा सकता है, ये भी ज़हन में रख लें। अब हेलिकल और रॉड शेप की जो मेजर एग्जांपल है वो है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें स्पेशली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जो कि हेलिकल फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, और इसका कैप्सिड भी आपको ज्यादा तौर पर ये हेलिकल फॉर्म में मिलता है। और इसमें जो कैप्सोमियर्स की तादाद होती है वो 2000 से भी ज्यादा होती है, तकरीबन 2130। ये आपकी बुक में नहीं है, ये हाई क्लासेस की बुक में बीएससी में लिखा हुआ है, इसलिए वो चाहे नंबर याद ना करें, लेकिन जो नंबर आप लोगों की बुक में मौजूद हैं, जैसे मैंने पीछे बता दिया, एडिनो वायरस, हर्पस वायरस और पोलियो वायरस, इसके जरूर आपने कैप्सोमियर्स के नंबर याद रखने हैं। पॉलीहेड्रल के अंदर एग्जांपल है जी एडिनो वायरस। तो आपको 4 ऑप्शन दी जाए और पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीहेड्रल, तो इसमें एडिनो वायरस का नाम भी याद रख लें, और फिर बैक्टीरियोफेजेस का नाम भी किसी हद तक उसके जो हेड के हवाले से है वो इंफॉर्मेशन आती है। आइकोसाहेड्रल आपने पढ़ा होता है, सो 20 फेसेस, लेकिन वो सिर्फ हेड की इंफॉर्मेशन होती है। स्फेरिकल के अंदर आप एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस यहाँ पर दी हुई है, आप पोलियो वायरस भी याद रख सकते हैं। और इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंजा वायरस स्फेरिकल हमें नजर आता है वो इसके इनवेलप की वजह से। एक चीज ध्यान में रख लें कि जितने भी इनवेलप वायरसेस हैं वो मोस्टली क्या हैं, वो स्फेरिकल इन शेप हैं। इसलिए अगर कोई इनवेलप वायरस है तो उसकी शेप हम बाहर से जब देखेंगे तो वो मोस्टली हमें नजर आएगी स्फेरिकल इन शेप। इन्फ्लुएंजा भी इनवेलप वायरस है, इस वजह से इसकी शेप भी हमें स्फेरिकल नजर आती है। और लास्ट वन बैक्टीरियोफेज है, जैसे आपने टैडपोल वर्ड पढ़ा होता है, तो एक तो चीज ध्यान में रखनी है ये। लेकिन वैसे जो फेडरल की बुक में इसमें कम्प्लेक्स वायरसेस का नाम लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स शेप्ड हम इनको कह सकते हैं। लेकिन आप लोग दोनों तरह से याद रखेंगे। टैडपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका हेड और टेल दोनों होती हैं, और आपने पढ़ा हुआ फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं, तो वहीं से इसका नाम टैडपोल भी है, बिकॉज इसमें हेड और टेल होती है। तो इस तरह से ये कुछ कैप्सिड और शेप की बेस पर हमारे पास मेजर टाइप्स होती हैं। वायरसेस की एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, और ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ये फेडरल की बुक से भी मैं दे रहा हूँ। जैसे पॉलीहेड्रल में फेडरल की बुक में एडिनो वायरस का ही नाम लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हेलिकल के अंदर टीएमवी का ही नाम लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है कि आपको एक ही वक्त में दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो क्लासिफिकेशन है जीनोम की बेस पर, यानी कि आरएनए या डीएनए। और फिर डीएनए कौन से वाला, फिर आरएनए कौन से वाला, यानी कि डीएनए हमने सिर्फ पढ़ा होता है मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड,
जबकि वायरसेस के अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए हमने पढ़ा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि वायरसेस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो इसलिए नंबर वन तो आपने याद रखना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बेस पर कोई एग्जांपल जो फेडरल की बुक में भी है, आपकी बुक में भी है, स्मॉल पॉक्स वायरसेस कह लें या जितने भी पॉक्स वायरसेस हैं, यानी उसमें इवन मैं कुछ नाम आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, लाइक वैक्सीनिया वायरस, आपकी बुक में उसकी शक्ल बकायदा बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है। सो वैक्सीनिया वायरस को पॉक्स वायरस को बोलते हैं। इस तरह से चिकन पॉक्स वायरस है और जितने भी पॉक्स वायरसेस हैं, ऑल ऑफ दीज आर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेलप वायरसेस। फिर इनके ऊपर इन्वेलप होती है, वो भी मैं बाद में बात करता हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की एग्जांपल अगर आप कोई देंगे तो फिर फेडरल की बुक में एग्जांपल है माइल्ड रैश वायरस। और अगर इन केस इसके अलावा कोई नाम याद रखना है तो जेमिनी वायरस का भी नाम याद रख लें। इनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नेक्स्ट वन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डायरिया वायरस की एग्जांपल फेडरल की बुक में मिलेगी। इसके अलावा रोटा वायरस की एग्जांपल भी आप लोग याद रख लें। एक रेट्रो वायरस आप वर्ड पढ़ते हैं, उसमें 2 आरएनए होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड एचआईवी की एग्जांपल अगर आप दें, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो उसमें रेट्रो वायरस नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन कौन सा आ सकता है, रोटा वायरस आ सकता है। डायरिया वायरस भी एग्जांपल मैंने दे दी। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको रुबेला वायरस मिलता है, टीएमवी अभी हमने पीछे नाम दिया, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। पोलियो वायरस की एग्जांपल ले लें, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन ये जो रुबेला वायरस है, ये फेडरल की बुक में स्पेशली नाम लिखा हुआ है, तो ज्यादा फेडरल की एग्जांपल को भी माइंड में जरूर रखिएगा। लास्ट वन पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की एग्जांपल अगर आप देंगे कहेंगे तो ये देखें, इसमें अब देखें दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड थे, लेकिन एक है सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए क्या है, जो प्लस के साथ, प्लस आरएनए इसको कहा जाता है, उसकी वजह कि आरएनए से आरएनए ही बनाता है। लेकिन अगर इन केस आप लोग एग्जांपल देंगे एचआईवी की, तो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बट ये अब माइनस के अंदर आता है। व्हाई? बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से डीएनए को बनाता है। तो इसलिए आप लोग इस तरह से आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में 2 तरह के वायरसेस को माइंड में रखेंगे। जो आरएनए से आरएनए बनाने वाले हैं उसमें रुबेला वायरस की एग्जांपल, और जो आरएनए से डीएनए बनाने वाले हैं उसमें एचआईवी की एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगली बात है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के हवाले से, अगेन स्ट्रक्चर की बेस पर एक आउटलाइन में अब आपको दे रहा हूं आरएनए वायरसेस की स्पेशली, तो इसको जरूर देख लें, इसको जरूर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। सो आरएनए वायरसेस के अंदर 2 चीजें मैंने जैसे पीछे भी बताई, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर आपको प्लस और एक माइनस, ये अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, प्लस माइनस वाली बात लास्ट टाइम पूछी गई थी, ये पीएमसी के टेस्ट के अंदर पूछी गई थी। तो प्लस स्ट्रैंड का मतलब क्या है, जिसमें आपको 2 तरह के आगे मिलेंगे जी, नॉन इन्वेलप्ड एंड इन्वेलप्ड। तो 2 तरह के होते हैं इसमें जो प्लस स्ट्रैंड वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को पिको आरएनए वायरस या आरएनए विरिडी, उसका भी नाम लिखा नजर आ रहा है। फिर उसमें कौन कौन है, कॉमन कोल्ड जो आपने एडिनो वायरस का नाम पढ़ा होता है, पोलियो वायरस का नाम, हेपेटाइटिस ए का नाम, तो हेपेटाइटिस ए आपने पढ़ा हुआ, आरएनए नॉन इन्वेलप्ड है, लेकिन ये प्लस स्ट्रैंड में आएगा। और इसी तरह से जो लिखा हुआ जी नेक्स्ट वन कैलिसी विरिडी, सो इसमें आगे फर्दर गैस्ट्रो एंट्राइटिस यानी कि ये डिजीज है, उसको ये काज करता है स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, तो ये भी किसमें आएगा, प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस और नॉन इन्वेलप्ड। अब इस तरह से प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड इन्वेलप्ड में किस किस की एग्जांपल याद रखनी है, टोगाविरिडी, रुबेला अभी पीछे मैं नाम आपको बता रहा था, इसी तरह से एंसेफ्लाइटिस, तो ये भी इसमें आएगा। फिर इस तरह से फ्लेविविरिडी, तो ये फ्लेवी जो या फ्लेवो वायरसेस का नाम ना आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेरे ख्याल से लिखा हुआ है। फिर येलो फीवर ये काज करता है, डेंगू फीवर काज करता है, वेस्ट नाइट फीवर काज करता है, हेपेटाइटिस सी काज करता है, जीका वायरस इन्फेक्शन काज करता है। ये सारा फ्लेविविरिडी की फैमिली है पूरी, उसके अंदर आता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस इन्वेलिड वायरसेस हैं। इस तरह से कोरोना विरिडी बहुत इंपॉर्टेंट नेम जो आपका हॉट इशू है आजकल जी, सार्स, सो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये उसकी एब्रिविएशन है जी सार्स। तो पूरा नाम है, अगर आप कोरोना वायरस का पूरा नाम लेंगे तो SARS-CoV-2, तो ये पूरा नाम है उसका। और इस तरह से फिर रेट्रोविरिडी जो एड्स काज करने वाला एचआईवी वायरस है, वो भी किस में आएगा, वो प्लस स्ट्रैंड के अंदर आएगा, वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर माइनस के अंदर कौन कौन आएंगे, इनवैलिड आएंगे। एक चीज ध्यान में रख लें, प्लस के अंदर इनवैलिड नॉन इनवैलिड दोनों हो सकते हैं, जबकि माइनस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, इनवैलिड होगा। और इसमें फिर फाइलोविरिडी आएगा, इबोला एंड मार्बर्ग, इसके अलावा बुनिया विरिडी, ये एक्स्ट्रा नेम है, ये चाहे याद ना रखें, लेकिन जो बुक में है रेब्डो वायरस, तो वो नाम जरूर याद रख लीजिएगा जो बुक में है। और वो किस में आ सकता है, वो आ सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड माइनस इनवैलिड वायरस है जो रेब्डो वायरस है। इसी तरह से ऑर्थोमिक्सीविरिडी बुक में नहीं है, पैरामिक्सो नेम है जो मम्स एंड मीजल्स काज करते हैं, तो ये भी माइनस स्ट्रैंड इनवैलिड में आएंगे। और फिर आखिरी नाम लिखा हुआ है एरिना विरिडी, ये भी आपकी बुक में नहीं है, ये लासा फीवर काज करता है, लेकिन इसका भी नाम चाहे याद ना रखें।
अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर आ जाएं तो उसमें नॉन इनवेलप्ड, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनवेलप्ड नॉन इनवेलप्ड दोनों हो सकते हैं, जबकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन इनवेलप्ड आते हैं। और इसमें रियोविरिडी का नाम आपको लिखा नजर आ रहा है। सो इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये भी डिजीज आगे पीछे भी आपने देखी, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये नाम लिखा नजर आ रहा है, लेकिन फैमिली डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये आरएनए वायरसेस की कुछ मैंने आउटलाइन आपको दी है क्लासिफिकेशन के हवाले से। आखिरी बात जो डीएनए के हवाले से आउटलाइन है, क्लासिफिकेशन है, तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरह के हैं, नॉन इनवेलप्ड भी हैं और इनवेलप्ड भी हैं। नॉन इनवेलप्ड के अंदर एडिनोविरिडी का नाम आता है, कॉमन कोल्ड का नाम आता है, वायरल मेनिंजाइटिस का नाम आता है, इसी तरह से पेपिलोमा विरिडी जो इसमें वार्ड्स है, ये आगे मैं इंशाल्लाह नाम बताऊंगा ये डिजीज का, ये एनिमल के हवाले से फेडरल की बुक में बकायदा नाम लिखा हुआ है। और इसी तरह से इनवेलप्ड के अंदर आ जाएं तो इनवेलप्ड के अंदर फिर पॉक्स विरिडी, स्मॉल पॉक्स वो आ जाएगा, इस तरह से हर्पस विरिडी आ जाएंगे जिसमें कोल्ड सोर्स हैं, चिकन पॉक्स डिजीज है, चिकन पॉक्स स्पेशली, फिर शिंगल्स और मोनोन्यूक्लियोसिस। अब देखें हर्पस में हमने सिर्फ जेनिटल हर्पस और सिंपल हर्पस सिंप्लेक्स 2 का नाम पड़ा हुआ है डिजीजेस में, जबकि आपको यहाँ चिकन पॉक्स जो नजर आ रहा है वो पॉक्स वायरसेस के अंदर नहीं आ रहा, वो हर्पस विरिडी के अंदर आ रहा है। और इसी तरह से फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे तो इन्वेलप्ड के अंदर जो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट, सो उनके अंदर एग्जांपल आप याद रखेंगे हेपा डीएनए विरिडी, और इसमें आपको हेपेटाइटिस बी और लीवर कैंसर। अब देखें हेपेटाइटिस बी वायरस का नाम तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली इन्वेलप्ड है, डीएनए इन्वेलप्ड है और आरएनए के थ्रू उसकी रेप्लिकेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई। और उसके अलावा फिर ये डीएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें जैसे हमने पीछे बात की थी तो ये हमेशा नॉन इन्वेलप्ड होंगे। जिस तरह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो वो हमेशा नॉन इन्वेलप्ड है, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमेशा नॉन इन्वेलप्ड है। और उसमें फिर पार्वोविरिडी, पार्वो वायरसेस आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, सबसे छोटे वायरसेस के अंदर आते हैं, उनका साइज कितना होता है जस्ट 20 नैनोमीटर के करीब। और उसमें से भी अगर इनकेस आप वैसे सबसे छोटे वायरसेस की बात करें तो पोलियो वायरस का नाम आता है जिसका साइज ऑलमोस्ट 10 नैनोमीटर के करीब होता है। और पार्वोविरिडी सबसे स्मॉलेस्ट वायरसेस की एक क्लास है, ग्रुप है, तो उसके अंदर आप लोगों को ये फिर जो है रिफिफ्थ डिजीज उसका नाम लिखा नजर आ रहा है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में देखें कितने वायरसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये कुछ मैंने आप क्लासिफिकेशन की डिटेल बता दी। लास्ट वन पर वायरल डिजीजेस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जो कि फेडरल की बुक में भी और आपकी बुक में भी नाम लिखे हुए हैं, मैं दोनों को साथ मिलाकर बता रहा हूँ। स्मॉल पॉक्स का नाम लिखा हुआ है, हर्पस सिम्प्लेक्स का, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स, पोलियो, एड्स। तो काजेटिव एजेंट कौन है जी, पॉक्स वायरसेस हैं। याद क्या रखना है, नेचर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हर्पस वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, साथ इन्वेलप है, तीनों में इन्वेलप है। और पैरामिक्सो वायरसेस पीछे आपने देख लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्वेलप्ड वायरसेस। और पोलियो वायरस की बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बट नॉन इन्वेलप्ड, और एचआईवी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बट इन्वेलप्ड। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हो गई जो ह्यूमन बींग्स की डिजीजेस थी। लास्ट वन पर जो अदर एनिमल्स के अंदर डिजीजेस काज करते हैं वायरसेस, अब ये इंफॉर्मेशन आदि आपकी टेक्स्ट बुक में है और आदि फेडरल की बुक से मैं आपको दे रहा हूँ। सो डिजीजरी फुट एंड माउथ डिजीज का काजेटिव एजेंट कौन है, कॉक्सैकी वायरस, ठीक है, पूरा नाम है उसका कॉक्सैकी वायरसी, लेकिन आप लास्ट पर चाहे ई लगाएं चाहे ना लगाएं। ये एक मिनट जी, दोबारा से जरा पूरी कर ले पहले बात, फिर ये आगे चलेंगे। तो नेचर इसकी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन इन्वेलप्ड। और कैंसर इन एनिमल्स को काज करने वाले वायरस का नाम है राउस सार्कोमा वायरस, ये आपको फेडरल की बुक में नाम लिखा नजर आएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्वेलप्ड है। और रेट्रो वायरस के अंदर इसका भी नाम आता है। तो रेट्रो वायरस में एक तो नाम याद रखेंगे एचआईवी का, एक इसका भी याद रख ले रॉस सार्कोमा वायरस। और सार्कोमा जो है जितने भी हैं वो मोस्टली ये रेट्रोवायरसेस के अंडर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसको भी किसी हद तक हम लोग रख लेते हैं रेट्रोवायरस की कैटेगरी में। और वार्डसेक डिजीज है, स्किन डिजीज होती है, ये एनिमल्स के अंदर होती है, इंसान में भी हो सकती है। और पेपो वायरस इसको काज करता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनवेलप्ड नॉन इनवेलप्ड है। ये मैंने ना इस लेक्चर का एक पार्ट आपको भी दिया है, जो दूसरा पार्ट होगा वो सिर्फ एड्स से रिलेटेड होगा, तो इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा। आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करके अगर इनके स्क्रीनशॉट दे देंगे तो ग्रुप में शामिल हो सकते हैं आप आसानी से। तो इसलिए जी आप लोग जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आप वेट कीजिएगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको इंशाल्लाह एड्स के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है और फेडरल की बुक में भी है वो भी सारी बताऊंगा। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जी वो दोबारा नोट कर लें, +923466139239। और फेसबुक का भी जो लिंक है वो भी आप नोट कर लें। सो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।